आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबादी पर बड़ी बात कह दी। योगी ने कह दिया कि आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो जो मूल निवासी हो और उनकी आबादी नियंत्रित कर दी जाए। योगी ने कहा कि जिन देशों की आबादी ज्यादा होती है वहां आबादी का असंतुलन जो होता है उससे चिंता होती है। सिर्फ आबादी बढ़ रही है ये नहीं होना चाहिए, आबादी में संतुलन भी होना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता पैदा होने लगती है। सवाल यह कि योगी की चिंता कितनी सही है और क्या यह सच है कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से भारत का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने जरा इसके लिए कुछ आंकड़े निकाले। वो आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले योगी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ असंतुलन जो होता है आबादी के बढ़ने में उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ा आंकड़े खंगालते हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी और चूंकि जो दो बड़ी आबादियां इस देश के अंदर वो हिंदू की हैं या फिर मुसलमान की है, तो हमने सोचा उन दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हिंदू आबादी और दूसरी तरफ हमने रखा मुस्लिम आबादी, और इनको लेकर हमने देखा कि आंकड़े क्या कहते हैं। जरा इसको देखते हैं। ये हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी। तो 1951 में जो पहली जनगणना हुई आजादी के बाद, पहली जनगणना, उस वक्त हिंदू आबादी बताई गई कि 30 करोड़ 40 लाख थी। इस देश के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा, करीब 3.5 करोड़ हिंदू आबादी थी। और मुस्लिम आबादी कितनी थी? वो थी 3.5 करोड़। तो मतलब 30 करोड़ हिंदू थे और 3.5 करोड़ मुसलमान थे। उसके बाद आई 2011 की जनगणना जो आखिरी है। पहली की बात कर दी, अब आखिरी की बात कर रहा हूं। आज की डेट में हिंदू आबादी जो है वो 2011 में कहा गया कि 96 करोड़ 60 लाख हिंदू आबादी। अभी तो और बढ़ गई होगी, 2022 चल रहा है। और मुस्लिम आबादी तब बताई गई कि 17 करोड़ 20 लाख मुसलमान हैं। ये उस वक्त बताया गया। अब हर दशक में आबादी कितनी बढ़ी और किस वर्ग की आबादी में कितना बदलाव आया, जरा इसको समझना चाहिए। यह इंटरेस्टिंग आपको बताएगा कि कैसे क्या हुआ है। 1951 में जो पहली जनगणना हुई, उस वक्त देश की आबादी में हिंदू 84% थे और 1951 में देश की आबादी में मुसलमान करीब 10%, 9.8%। ये छोटा छोटा आंकड़ा आ रहा है, बोर्ड पे लिखकर आपको बताता हूं। अब देखिए, आपको इसका परसेंटेज दिखाता हूं। हिंदू और मुस्लिम, इसका आंकड़ा देखिए। आबादी 1951 में ये आबादी परसेंट दिखा रहा हूं, आबादी का प्रतिशत, ठीक है। 1951 में आपको बताया मैंने कि हिंदू आबादी थी 84.1% और जो मुस्लिम आबादी थी देश के अंदर वो थी 9.8%। अब जब 1961 का साल आया, हर 10 साल में जनगणना होती है, हिंदू आबादी घट गई। वो घटकर हो गई 83.4% और मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़कर हो गई 10.69%, मतलब करीब 10.7%। फिर आया 1971 का साल। 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद हिंदू आबादी और घट गई, 82.73% हो गई। और मुस्लिम आबादी का क्या हुआ?
मुस्लिम आबादी फिर बढ़ गई, 11.21% हो गई। फिर आया 1981 का साल, उस बार जनगणना हुई। उस बार देखा गया कि हिंदू आबादी का प्रतिशत थोड़ा ही घटा, लेकिन फिर घट गया, 82.3% हो गया। और मुस्लिम आबादी जो है वो थोड़ी बढ़ी, लेकिन वो भी थोड़ी बढ़ गई, 11.75%। 1991 में जनगणना हुई, उस बार हिंदू आबादी का क्या हुआ, और घट गई, 81.53% रह गई। और मुस्लिम आबादी जो है वो 91 में बढ़कर 12.61% हो गई। तो एक बड़ा उछाल आया। फिर 2001 में जनगणना हुई, इस बार हिंदू आबादी फिर घट गई और बड़ी संख्या में घट गई, 80.46%, करीब 1% आबादी गिर गई, 1% से ज्यादा। और मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब 1% बढ़ गई, 13.43% पर आ गई। 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई, उसमें हिंदू आबादी फिर नीचे आई, 80% से नीचे आ गई, 79.8% रह गई। और मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 14.2%। यानी हर दशक में आप देख लीजिए, हिंदू आबादी लगातार थोड़ी घटे ज्यादा घटे घटती चली गई, और मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चली गई। इसी बैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि अभी ना लगे, लेकिन आने वाले वक्त में जाकर ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिकी संस्था प्यू के एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत कैसा होगा, क्योंकि अभी तो ये लेटेस्ट जनगणना भी नहीं आई है तो पता नहीं है, तो प्यू ने एक रिसर्च किया, अमेरिकी संस्था है, और उसके मुताबिक 2050 का भारत कैसा होगा। जरा देखते हैं उसने क्या बताया। उसने बताया कि हिंदू आबादी जो बढ़ेगी वो 33% बढ़ जाएगी 2050 तक। आज के हिसाब से 33% बढ़ेगी, और कुल जो है वो 130 करोड़ के आसपास होंगे हिंदू 2050 में। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ेगी, ये प्यू रिसर्च का बता रहा हूं, प्यू रिसर्च उनका बता रहा। मुस्लिम आबादी के लिए उन्होंने कहा कि 2050 तक मुस्लिम आबादी 76% बढ़ेगी, 76%। और ये आबादी बढ़ने के बाद कुल जो मुसलमानों की संख्या हो जाएगी वो 31 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। इसी इम्बैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ईसाइयों की आबादी कितनी बढ़ेगी, इसको लेकर इस रिसर्च में क्या कहा गया भाई, ईसाइयों के लिए कहा गया कि उनकी आबादी 18% बढ़ेगी, और वो बढ़कर हो जाएगी 3 करोड़ 70 लाख। और अन्य की आबादी कितनी बढ़ेगी, अन्य वो बढ़ेगी 5%, और बढ़कर हो जाएगी 4 करोड़ 60 लाख। तो अगर आप कुल मिलाकर देखिए, ये रिसर्च है, 100% ऐसा ही होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका आंकड़ा 130 और 31 161 हो गया, 164 168, मतलब करीब 170 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और 170 करोड़ में 130 करोड़ हिंदू होंगे, 31 करोड़ मुसलमान होंगे, 3 करोड़ ईसाई होंगे, और बाकी जो है वो 4 करोड़ होंगे। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी 76 बढ़ेगी परसेंट के हिसाब से, हिंदुओं की 33%, ईसाइयों की 18% और अन्य की 5%। तो योगी आदित्यनाथ का कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्लैट लगा दीजिएगा कि किसी को इतना नहीं करना है, या जनसंख्या नियंत्रण सब पे बराबर से लागू कीजिएगा, तो यह डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। इस डिसबैलेंस पर चर्चा होनी चाहिए। अब अगर आप फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर देखें, तो यह सभी वर्गों में कम है, यानी सभी वर्ग के लोग अब कम बच्चे चाहते हैं। फिर भी फर्टिलिटी रेट
अभी भी मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS का डेटा कहता है कि 1992-93 में मुसलमानों में प्रजनन दर 4.41% थी, यानी करीब एक महिला औसतन अपने जीवन काल में 4 या 4 से ज्यादा बच्चे जन्म दे रही थी। 1998-99 में ये 3.5% हुई, मतलब 3 बच्चे या 3 से ज्यादा। फिर 2005-6 में ये 3.4 पर आई, यानी मतलब अभी भी 3 या 3 से ज्यादा बच्चे मुसलमान महिला पैदा कर रही थी। 2015-16 में ये 2.62 घटकर हो गई प्रतिशत, यानी 2 या 2 से ज्यादा या 3 बच्चे। और 2019-21 के सर्वे में प्रजनन दर 2.36% रह गई मुस्लिम महिला के लिए, यानी औसतन मुस्लिम महिला 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही थी। हिंदुओं के लिए प्रजनन दर क्या थी? 1992-93 में 3.3%, यानी एक महिला 3 या 3 से ज्यादा बच्चे कर रही थी। 1998-99 में 2.78%, यानी 2 से 3 बच्चे। 2005-6 में करीब 2.5%, यानी 2 या 3 बच्चे। 2015-16 में ये 2.13% हो गई, यानी करीब करीब 2 बच्चे। और 2019-21 के डेटा के मुताबिक हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 1.94% रही, यानी 1 से लेकर 2 बच्चे। NFHS का सर्वे 1992-93 में पहली बार शुरू हुआ था। तब भारत की कुल प्रजनन दर 3.4 थी, यानी भारत में औसतन एक महिला 3 से 4 बच्चे पैदा कर रही थी। अब भारत की प्रजनन दर 2 है, यानी औसतन एक महिला 2 बच्चे पैदा करती है। यानी हिंदुओं का आप देखें तो जो औसत प्रजनन दर देश की है उससे कम है, और मुसलमानों की प्रजनन दर अब भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। और हिंदुओं की ये पहले भी औसत से कम थी और अब भी औसत से कम चली गई है। आबादी का बैलेंस कैसे बिगड़ता है, यह आपको 2 उदाहरणों से बताता हूं। जब राज्यों की कुल आबादी में एक दशक में हिस्सेदारी कितनी बदली है, यह आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 2001 में केरल की हिंदू आबादी 2001 में 56% के करीब थी, और मुस्लिम आबादी जो है वो 24.7% थी। ये 2001 का केरल और पश्चिम बंगाल का बता रहा हूं। केरल में 56% थी हिंदू आबादी, और 2001 में पश्चिम बंगाल की 72.5%। अब आप देखिए कि 2011 के जनगणना में क्या निकल कर आया। पहले मुस्लिम आबादी देख लीजिए। केरल की मुस्लिम आबादी कितनी थी? करीब 25%, और पश्चिम बंगाल में भी 25%। अब 2011 में हिंदू आबादी क्या रह गई? घटकर हो गई 56% के आसपास, और पश्चिम बंगाल में 70.5%, 10 साल में घट गई। और मुस्लिम आबादी बढ़ गई, वो हो गई करीब 27%, केरल में भी और पश्चिम बंगाल में भी 27%। यानी 10 साल में हिंदू आबादी केरल में 1.5% घट गई और पश्चिम बंगाल में 2% घट गई। जबकि अगर आप देखेंगे केरल में मुस्लिम आबादी तो वो करीब 1.9%, यानी 2% बढ़ गई, और पश्चिम बंगाल में भी 2% बढ़ गई। ये आपको 2 उदाहरण बताया कि किस तरीके से आबादी का अनुपात जो है वो अलग अलग दिशा में जाता है। बात किसी एक वर्ग की नहीं है, बात बढ़ती आबादी की, क्योंकि बढ़ती आबादी का बोझ बर्दाश्त करना आसान नहीं है। आबादी बढ़ती रही तो वही होगा जो यूपी के फतेहपुर में दिखा, जहां एक ऑटो रिक्शा में 27 लोग सवार थे, 27 एक ऑटो में। अभी ये उतरते जा रहे हैं, आप गिनते जाइए। ऑटो में ज्यादा सवारियां देखकर पुलिस ने उसे रोका, और जब उसमें से सवारियां उतरनी शुरू हुई तो पुलिस हैरान रह गई। ऑटो से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 27 लोग निकले। ये वीडियो देखिए एक बार जरा फुल फ्रेम, फिर आगे बताता हूं। आपका कोई दोस्त नहीं इधर आओ। 12 13 आ जाओ, 13 आओ उधर, चलो 14 चलो 15 16 17 18 19 21 22 23
आओ उधर आपने आ जाओ 24 आओ उधर जाओ 25 26 ड्राइवर कहाँ गया ड्राइवर कौन है तुम्हें लेके सकता है ड्राइवर कहाँ तो ड्राइवर को मिला लीजिए तो 27 लोग ऑटो में बैठे थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको भेजना चाहिए, शायद नाम दर्ज हो जाए। ऑटो बनाने वाली कंपनी के जिस आदमी ने इस ऑटो को डिजाइन किया होगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा देख के कि उसने भी जीवन में नहीं सोचा होगा कि इसमें 27 लोग आ सकते हैं। इसमें अभी ऊपर नहीं बैठाया, इंडिया में तो ऊपर छत पे बैठाने का भी रिवाज है, लटकने का भी रिवाज है, अभी तो लटके नहीं है, तो तब ये 27 है। अगर इस ऑटो वाले का बस चलता तो ये पता नहीं 35-40 बैठा लेता। ये है डिसबैलेंस जो कह रहा हूं, ये है इम्बैलेंस जिसकी बात कर रहा हूं। आबादी अगर ऐसे बढ़ेगी तो यही हाल हो जाएगा। अभी तो इसने अपनी मर्जी से बैठाया है, कल को इतना फैल जाइएगा कि जगह नहीं होगी तो फिर यही होगा, जगह नहीं मिलेगी। कैसे ये लोग सांस ले रहे थे अंदर। हर दिन अगर आप देखिएगा भारत में हर दिन 60,000 बच्चों का जन्म होता है, यानी हर घंटे 2,500 बच्चे जन्म ले रहे हैं, हर मिनट 41 बच्चे जन्म ले रहे हैं और हर 3 सेकंड में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। जितनी देर में मैंने आपको अभी ये जनसंख्या की समस्या समझाई है, इसमें हर मिनट 41 बच्चे के हिसाब से काउंट कीजिएगा तो 10 मिनट में अगर समझाया तो 400 बच्चे तो यहीं पैदा हो गए। और ये इंडिया की करंट पॉपुलेशन है, 140 करोड़ हम पहुंच चुके हैं। ये करंट है, देखिए जितनी देर में बोल रहा हूं 804 हो गया, एक बच्चा आ गया, जितनी देर में बोला एक और आ गया। इनमें से कितनी पाठशाला देखेंगे और देखने तक जब तक ये बड़े होंगे देखेंगे मैं बचूंगा या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन ये 140 करोड़ पर हम है। ये टिक टिक जो बढ़ रहा है, कई लोगों को लगता है ये जनसंख्या विस्फोट का टाइम बॉम्ब है, टाइमर भग भग बढ़ रहा है। इसको अभी नहीं रोकिएगा तो समझ में लोगों को आ नहीं रहा कितना बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि आबादी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत में दुनिया में जो जमीन है उसका करीब 2.5% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दुनिया की आबादी का 17.5% यहां रह रहा है। तो आप सोच लीजिए, सीएम योगी जिस चिंता की बात कर रहे हैं वो इसीलिए भी है कि अगर यूपी की आबादी को देश मान लें तो दुनिया का 5वां बड़ा देश बन जाएगा। यूपी की आबादी में स्पेन, साउथ कोरिया, इटली के बराबर के 5 देश आ जाएंगे भाई, और यूपी की आबादी में इंग्लैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका के बराबर के 4 देश आएंगे। यूपी की आबादी में जर्मनी आ जाएगा, टर्की, ईरान के बराबर के 3 देश आ जाएंगे। ऐसी हालत हो रखी है। दुनिया की आबादी किस स्पीड से बढ़ रही है यह भी आपको बता देता हूं कि आप समझें कि हमारे लिए हालत क्या है, और दुनिया के लिए भी चिंता की बात है, सिर्फ हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। 1804 में दुनिया की आबादी 100 करोड़ थी, 100 करोड़ मात्र। 124 साल में 200 करोड़ हुई। 1927 में जब गिना गया तो अरे 200 करोड़ हो गए, 100 करोड़ बढ़ गए थे 124 साल। उसका अगला 100 करोड़ जुड़ने में मात्र 33 साल लगे, उसके अगले 100 करोड़ जुड़ने में 15 साल लगे, 400 करोड़ हो गए। फिर अगला 100 करोड़ 12 साल में वो बढ़ गए, उसका अगला 100 करोड़ भी 12 साल में बढ़े, फिर उसका अगला 100 करोड़ भी 12 साल में बढ़े, 700 करोड़ हो गए, और आखिरी वाला 100 करोड़ 11 साल में बढ़ गए। यानी अगर देखा जाए तो 1804 से लेकर अगले 124 साल में 100 करोड़ बढ़े, फिर अगले 95 साल में 600 करोड़ बढ़ गए। तो जरा सोचिए, सरकारें बोलेंगी तभी करेंगे, अरे अपना भी देश है। हर ऑटो वाला ऐसा चीता नहीं होता कि सब 27 को बैठा लेगा। पैदल चलना पड़ेगा गर्मी में, और ऐसी गर्मी बढ़ेगी जब आबादी बढ़ेगी, पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा, क्या कीजिएगा, सोचिए।